हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का पहला प्रश्न है, किसने यथार्थ को वस्तुपरक समझने हेतु आदर्श प्रारूप विधि का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर है। आदर्श प्रारूप से तात्पर्य घटना के उन सामान्य लक्षणों से है जो उक्त घटना के अधिकांश दृष्टांत में विद्यमान होते हैं। यह विचार दिया है। तो मैक्स वेबर का मानना है कि आदर्श प्रारूप से तात्पर्य ऐसे घटनाओं से है जिनका सामान्य लक्षण से उक्त घटना के अधिकांश दृष्टांत में विद्यमान होते हैं, अर्थात जो घटना के प्रमुख तत्व होते हैं। किसने एक धर्म को कुछ सामान्य एवं प्रचलित लक्षणों की खोज कर एक धर्म के आदर्श को तैयार किया ताकि धर्म की तुलना एक दूसरे धर्म से की जा सके। तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर है। अगला, किसने वर्गों के निर्धारण में बाजार में साझा पद परिस्थिति को महत्व दिया है और यह पद परिस्थिति ही साझा जीवन के अवसरों को निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने वर्गों के निर्धारण हेतु बाजार में साझा पद परिस्थिति को महत्व दिया है। अगला, किसने सामाजिक स्तरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में परिस्थिति समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व अर्थात परिस्थिति पद का या परिस्थिति समूह का प्रयोग किया है। शक्ति से संबंधित संगठित संघर्ष सामाजिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष है, किंतु इसका वर्ग संघर्ष से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। संघर्ष के संबंध में यह कथन संबंधित है। तो मैक्स वेबर का मानना है कि शक्ति से संबंधित संगठित संघर्ष सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है, परंतु इसका वर्ग संघर्ष से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संघर्ष वर्ग संघर्ष से ही होता है। अगला, किसके अनुसार प्रशासन तंत्र सामाजिक संगठन का एक व्यापक रूप है? तो मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन तंत्र सामाजिक संगठन का एक व्यापक रूप है। अगला, किसके अनुसार मैक्स वेबर के समाजशास्त्र की प्रमुख चिंता यह है कि युक्तिकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता दोनों को नष्ट कर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदारवादियों के अनुसार मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की प्रमुख चिंता यह है कि युक्तिकरण ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मक दोनों को नष्ट कर देती है। अगला, मैक्स वेबर एक जीवन चरित्र 1955 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मैक्स वेबर एक जीवन चरित्र पुस्तक उनकी पत्नी मरियन वेबर द्वारा लिखा गया है। अगला, मैक्स वेबर 1982 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रैंक पार्किंसन ने मैक्स वेबर के ऊपर एक प्रमुख ग्रंथ लिखी है जिसे मैक्स वेबर 1982 में फ्रैंक पार्किंसन द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? प्रोटेस्ट एथिक ऑफ कैपिटलिज्म संबंधित है, रिलीजन ऑफ चाइना संबंधित है। प्रोटेस्ट एथिक इन कैपिटलिज्म उन्होंने 1905 में, द रिलीजन चाइना 1916 में और द रिलीजन इंडिया 1917 में, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक 1922 में और क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट जो कि मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला, मैक्स वेबर से संबंधित प्रमुख पुस्तक नहीं है। द सिटी इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री, द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथड ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ सोशल साइंस या रैशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। यह सभी दुर्खीम से मैक्स वेबर से संबंधित है, जबकि द सुसाइड दुर्खीम से संबंधित है। तो द सिटी उन्होंने 1922 में, इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात उन्होंने 1921 में, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक 1925 में और द मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस की बात उन्होंने 1949 में और द रैशनल फाउंडेशन
ऑफ म्यूजिक की बात उन्होंने 1958 में प्रतिपादित हुई हैं पुस्तकें। अगला, मैक्स वेबर में कितने धर्मों का अध्ययन किया है? तो मैक्स वेबर प्रमुखतः 4 धर्मों का अध्ययन करते हैं: हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी। इन धर्मों का अध्ययन मैक्स वेबर करते हैं। मैक्स वेबर ने अध्ययन किया है। तो मैक्स वेबर नगरीय समाजशास्त्र, प्राचीन और आधुनिक समाज, औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था एवं सभ्यता, कानून का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र और आर्थिक इतिहास जैसे विषयों पर अध्ययन किया है। अर्थात इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला, यह कथन संबंधित है कि दुर्कheim एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे और उस रूप में यह विश्वास करते हैं कि सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यह कथन बोगार्ट से संबंधित है। बोगार्ट का मानना है कि दुर्कheim एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे और उस रूप में यह विश्वास करते थे कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। अगला, जब हमें किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करनी हो तो हम उसे उत्पन्न करने के लिए फलप्रद कारण को तथा उस घटना के द्वारा पूरा किए जाने वाले प्रकारों को अलग अलग खोजा जाना चाहिए। यह कथन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दुर्कheim हो जाएगा। दुर्कheim का मानना है कि किसी घटना का अध्ययन करने के लिए उसके कारण और उसके प्रकारों को अलग अलग खोज कर करना चाहिए। अगला, एक सामाजिक तथ्य के निर्धारक के कारक को पुरोगामी सामाजिक तत्वों में ही ढूंढना चाहिए, न कि वैयक्तिक चेतना की अवस्थाओं में। साथ ही सामाजिक तथ्य का प्रकार सर्वदा किसी राजनीतिक उद्देश्य के संबंध में खोजना चाहिए। यह कथन संबंधित है। तो दुर्कheim का मानना है कि एक सामाजिक तथ्य के निर्धारक के कारकों को पुरोगामी सामाजिक तत्वों में ही ढूंढना चाहिए और राजनीतिक सामाजिक तथ्य के प्रकार को सर्वदा किसी राजनीतिक उद्देश्य के संबंध में खोजना जाना चाहिए। अगला, किसी भी महत्व को सभी सामाजिक पक्षों की प्रथम उत्पत्ति में सामाजिक समूह के आंतरिक संरचना में ही खोजा जाना चाहिए तथा सामाजिक तथ्य के संदर्भ में यह कथन संबंधित है। तो दुर्कheim सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, तो यह दुर्कheim का मानना है। तो दुर्कheim मानते हैं सामाजिक तथ्यों की प्रथम उत्पत्ति को सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना में खोजा जाना चाहिए। अगला, वास्तव में एक स्वतंत्र समाजशास्त्र दर्शन समाजशास्त्र को उससे अधिक योगदान कर सकता है जितना कि एक दूसरे पर निर्भर समाजशास्त्र कर सकते हैं। तो यह विचार क्या है? तो यह विचार बीर स्ट्रीट का है कि वास्तव में एक स्वतंत्र समाज शास्त्र दर्शन शास्त्र को उससे अधिक योगदान कर सकता है जितना कि एक निर्भर समाजशास्त्र कर सकता है। अगला, सामाजिक तथ्य की व्याख्या पूरे सामाजिक तथ्य से की जा सकती है। यह कथन दुर्कheim ने कहा है कि सामाजिक तथ्य की व्याख्या दूसरे सामाजिक तथ्यों से की जा सकती है। अगला, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा संबंधित है। तो यह दुर्कheim से संबंधित है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा वाद रहा है कि सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। तो दुर्कheim का मानना है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा वाद रहा है जो कि सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। अगला, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, धारणाएं, भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से अपनाते हैं, जो समूह का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें सामूहिक क्या कहते हैं? तो उन्हें सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। दुर्कheim के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व वे धारणाएं होती हैं जो कि समाज में व्याप्त, जिन्हें समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से अपनाते हैं और जो समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला, विचारों, धारणाओं और भावनाओं का निर्माण सामाजिक चेतना से होता है और उन्हें सामाजिक चेतना का निर्माण व्यक्तिगत चेतनाओं की अंतःक्रिया और उनसे पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होती है। तो दुर्कheim कहते हैं कि विचारों, धारणाओं, भावनाओं का निर्माण सामाजिक चेतना होता है, जबकि चेतनाओं का निर्माण व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतनाओं अर्थात प्रत्येक व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतनाओं अर्थात समूह की चेतना हो जाने पर उसे हम सामाजिक चेतना के रूप में देखते हैं। अगला, यह कथन संबंधित है कि प्रथम एकता, यांत्रिक एकता तब ही संभव होती है जब व्यक्ति का
तो वह सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। और दूसरा स्थिति में सावयवी एकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग मान्य होता है। तो दुर्खिम का ने समाज को यांत्रिक एकता समाज एवं सावयवी एकता समाज के रूप में विभाजित कहा है। तो उन्होंने कहा है यांत्रिक एकता वाले समाज में जब व्यक्ति का सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है, अर्थात सभी सामूहिक हित के बारे में सोचते हैं, तो उसे वहाँ पर यांत्रिक एकता समाज पाया जाता है। जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भी अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचते हैं। अगला, दुर्खिम में कितने प्रकार के कानूनों की चर्चा की है? तो दुर्खिम 2 प्रकार के कानूनों की चर्चा करते हैं, प्रतिकारी कानून एवं दमनकारी कानून। तो दमनकारी कानून यांत्रिक समाज में पाया जाता है, जबकि प्रतिकारी कानून हमारा आधुनिक समाजों में पाया जाता है। दमनकारी समाजों में पाए जाने कानून का प्रकार हाथ के बदले हाथ, अर्थात कोई भी घटना अपराध को समाज के प्रति अपराध माना जाता है, जबकि प्रतिकारी कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध किसी व्यक्तिगत अपराध के रूप में देखा जाता है तथा ये प्रतिकारी समाज में दंड सुधारात्मक रूप से दिया जाता है, जबकि दमनात्मक समाज में अर्थात दमनात्मक कानून के अंतर्गत दंड बहुत ही भयानक और क्रूरतापूर्वक दिया जाता है। अगला है, दुर्खिम ने सामाजिक श्रम के विभाजन में के सिद्धांत में अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में सामाजिक श्रम के विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला, दुर्खिम ने अपने धर्म का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक में दुर्खिम ने अपने धर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दुर्खिम धर्म के प्राथमिक स्वरूप के रूप में टोटमवाद की व्याख्या करते हैं। उन्होंने टोटमवाद की व्याख्या ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का अध्ययन करके बताया है। अगला, दुर्खिम ने अपने आत्महत्या का सिद्धांत का प्रतिपादन अपने किस पुस्तक में किया है? तो द सुसाइड पुस्तक में दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द सुसाइड पुस्तक उनकी 1897 में आई थी। अगला, आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृतकों के लिए किया जा सकता है जो कि स्वयं व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्यों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम जिनके बारे में वह जानता है कि इसका अंतिम परिणाम मृत्यु होगा। तो दुर्खिम ने आत्महत्या को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्महत्या वह है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक एवं नकारात्मक कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप को जानते हुए अपन कि उसका अंतिम परिणाम मृत्यु होगा को अपनाता है, तो उसे आत्महत्या कहते हैं। दुर्खिम 4 प्रकार की आत्महत्याओं की बात करते हैं। अहमवादी आत्महत्या,